हेलो एंड वेलकम टू द देवजी क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देवजी क्लासेस में स्वागत है। लगभग ये तय हो चुका है कि आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है। तो साइंस के पोर्शन में हमने स्टार्ट किया था कार्य तथा ऊर्जा। फिजिक्स में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है क्लास 9th के हिसाब से। तो उसमें से कार्य तथा ऊर्जा और दूसरा ध्वनि। तो कार्य तथा ऊर्जा में पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे कि कार्य किसे कहते हैं और कार्य के प्रकार क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। द मोटो ऑफ दिस चैनल इज टू एम्पावर योर केबीसी, दैट इज द नॉलेज बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स। ठीक है, ये क्लास जो होगा वो हेल्पफुल होगा आपके एकेडमिक्स के लिए, साइंस ओलंपियाड्स के लिए, सीएचएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और अदर स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो अगर आप अंत तक बने रहे, क्लास को पूरा देखें, और जो आपका टर्म 2 का पेपर होने वाला है उसमें से ये मेरी गारंटी है कि जो ये पूरे पार्ट को देख लेगा उसका वर्क एंड एनर्जी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनायर देखेंगे, पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फाइनल जब लास्ट हम लोग करेंगे पार्ट 4 में, तो उसको हम लोग उस समय पूरे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपका टर्म 2 में जिस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह भी प्रोजेक्ट के द्वारा बताया गया है कि आपका मॉडल सेट जो है वो जारी होने वाला है, और मॉडल सेट आई थिंक सो 20 के बाद से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी, ऊर्जा क्या है? हम लोगों ने कार्य देखा था। वर्क क्या था? वर्क क्या था कि अगर हम किसी भी वस्तु में बल देते हैं और वह एक दिशा में विस्थापित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ठीक है, तो यही कार्य जो है, ये कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बोलेंगे, है ना। आप दोनों मीडियम में इसको नोट कर लीजिएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। अब मान लो, सीधी सी बात क्या हम लोग जानेंगे कि मान लो हम बैठ करके दिन भर कुछ काम कर रहे हैं। कुछ काम कहने का मतलब है कि साइकिल चला रहे हैं। मान लो बैठ करके नहीं, हम जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सुबह सुबह तो स्कूल जा रहे हैं, तो किसके द्वारा? बाईसाइकिल से जा रहे हैं। तो जब साइकिल से जा रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उसमें एनर्जी क्या कर रहे हैं? अपना एनर्जी लूज कर रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो हम भोजन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। और जब हम काम कर रहे हैं तो एनर्जी क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। तो जब कार्य, जिस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है उसकी एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है, हानि होती है। और जिस पर कार्य किया जाता है, अगर मान लो ए के द्वारा बी पर कार्य किया जा रहा है, तो बी का ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। और ए के ऊर्जा में क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि ए के द्वारा क्या हो रहा है? कार्य किया जा रहा है। और किस पर कार्य किया जा रहा है? बी पर किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग सीधा सीधी क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोलेंगे। कोई पूछ देगा क्या है ऊर्जा भाई, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलेंगे। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क। चलो, फिर क्या है? किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होती है। कोई भी वस्तु में कितना ऊर्जा है वो उसके द्वारा किए गए कार्य से पता चलता है। ठीक है, मतलब जिसके पास ऊर्जा अधिक होगी वो ज्यादा कार्य करेगा। इसका मतलब है कि कार्य करने की क्षमता, यानी कार्य जो है वही ऊर्जा है। तो यानी जो कार्य का यूनिट होगा, कार्य की इकाई होगी, वही इकाई जो होगी, वही इकाई एनर्जी की भी होगी, ऊर्जा की भी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कार्य करने वाली वस्तु की ऊर्जा में हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं? फुटबॉल, है ना, फुटबॉल को हम पैर से किक कर रहे हैं, तो हम क्या करें? इसको ऊर्जा दिए, किसको? फुटबॉल को। ठीक है, अब ये ऊर्जा जो है वो लेकर के फुटबॉल चली। ठीक है, और जा करके क्या हुआ? दीवार से टकरा गया। तो अब ये ऊर्जा जो है वो
किससे जाकर के टकराया? दीवार से। तो ये अपना ऊर्जा किसको दे रहा है फिर? दीवार को। आई बात समझ में? यानी हमने कार्य किया, हमारी ऊर्जा हानि हुई और वो ऊर्जा किसको मिला? फुटबॉल को। उसमें क्या हुआ? ऊर्जा में वृद्धि हुई। फिर वो गई और क्या हुई? दीवार से टकराई। तो दीवार से टकराई, तो ये दीवार से टकराई तो दीवार पर कार्य किया गया, तो दीवार पर क्या होगा? वृद्धि होगी, दीवार की ऊर्जा की वृद्धि होगी और फुटबॉल की ऊर्जा की हानि होगी। आ रही बात समझ में? फिर हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास पे कि कार्य जो है, कार्य कौन सी राशि है? कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो कार्य क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। चूंकि ये जो कार्य है वो तुम्हारा बल और विस्थापन का प्रोडक्ट है, गुणनफल है, लेकिन दोनों बल भी और विस्थापन भी दोनों सदिश राशि है, उसके बावजूद भी कार्य क्या है? अदिश राशि है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कार्य जो है वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा। कार्य का भी ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल होगा। ठीक है? ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, उसको क्या बोलते हैं? किलो जूल। किलो जूल का मतलब क्या हुआ? जिसके साथ के लग गया, के जेकरा साथे लगा, उसका मतलब है कि वे 1000 गुना बढ़ा दिया। क्लियर है ना? अगर जैसे मान लो 1 किलो आम, यानी आम का मात्रा कितना गुना बढ़ा दिया? 1000 गुना बढ़ा दिया। ठीक है? तो जिसके साथ किलो लगेगा उसका मतलब है कि वो 1000 टाइम्स बढ़ गया। तो 1 जूल है, जूल के पहले क्या लग गया? किलो। तो इसका मतलब है कि जूल को कितना टाइम्स बढ़ा दिया? 1000 गुना बढ़ा दिया। आई बात समझ में? तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग क्या करेंगे? ऊर्जा के मुख्य रूप देखेंगे। देखो, ऊर्जा का रूप क्या क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। फिर उष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? हीट एनर्जी, हीटर चलता है तो हीट एनर्जी, हीट दे रहा है तुमको, उष्मा दे रहा है तो हीट एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिक लाइट जल रहा है तो लाइट से करंट से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहा है। ध्वनि ऊर्जा, आवाज कर रहा है, जैसे मान लो डीजे बज रहा है तो उससे कौन सा ऊर्जा निकल रहा है? ध्वनि ऊर्जा। ठीक है? यानी साउंड एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये किसके द्वारा होता है? शेप में चेंज होगा, आकृति में चेंज होगा, उसके पोजीशन में चेंज होगा, जगह स्थान में परिवर्तन होगा, तो कौन सा ऊर्जा होगा? उसका स्थितिज ऊर्जा होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? केमिकल एनर्जी। ठीक है? तो केमिकल, जहां पे केमिकल मिश्रण हो रहा है ना, तो वहां पे जो ऊर्जा निकलती है या ऊर्जा का अवशोषण जो होगा वो कौन सा ऊर्जा होगा? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? प्रकाश ऊर्जा। लाइट के द्वारा जो ऊर्जा मिलेगा वो प्रकाश ऊर्जा। ठीक है? जैसे मान लो बल्ब जला, तो बल्ब जब जलाओगे तो लाइट एनर्जी भी मिलेगा और हीट एनर्जी भी मिलेगा, गर्म भी तो होता है ना। तो यानी जो लाइट एनर्जी है उसका, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुआ किसमें? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, दोनों चीज निकल रहा है उससे। क्लियर है ना? इसका मतलब है कि एक एनर्जी जो है, एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है, वही दोनों में उसी का पार्ट जो है, एक कुछ भाग यहां चला गया और कुछ भाग यहां चला गया। ठीक है? तीसरा क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी है ना। न्यूक्लियर एनर्जी की बात आजकल खूब हो रही है जब से युद्ध शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन का। ठीक है? तो न्यूक्लियर एनर्जी यानी न्यूक्लियस जिस पे इन्वॉल्व होता है, यानी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह से जो एनर्जी निकलता है ना, वहां पे भी क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा होता है, एटॉमिक एनर्जी होती है। ठीक है? न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको बोलते हैं। तो ये मुख्य रूप है। ये क्या है? देखिए, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये ऊर्जा के मुख्य रूप है। लेकिन गतिज ऊर्जा और अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा को याद देखेंगे। बाकी ऊर्जा जैसे गर्म हो रहा है तो उष्मा निकलेगा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से जा रहा है, ध्वनि साउंड कर रहा है ना। लेकिन गतिज ऊर्जा क्या है? कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, गति में है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा हो रहा है, ठीक है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, उसके गति के कारण जो एनर्जी बॉडी के द्वारा पोजेस किया जा रहा है ना। ठीक है?
उसको हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा। अब उसके लेकिन पोजीशन यानी हाइट वगैरह ऊंचाई के बारे में, उसके जगह परिवर्तन हो जाने के कारण, फिर उसका शेप डिफॉर्मेशन यानी शेप चेंज हो जाने के कारण उसमें जो एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, जो एनर्जी उसमें हो रहा है ना, एनर्जी जो उसके द्वारा प्रोजेस किया जा रहा है, ठीक है, उस जो ऊर्जा की क्षमता है, उस वो कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। और ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है, इसी को बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। कोई भी मशीन चल रहा है, ठीक है, मशीन से काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे कौन सा ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे तुम मोटर क्या चला रहे हो, मान लो साइकिल चला रहे हो, तो वहां पे भी क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है ना। तुम्हारा जो पहले तो मस्कुलर एनर्जी, तुम्हारा जो मसल्स वाला जो पेशी वाला ऊर्जा है, वो उससे तुम क्या कर रहे हो? अपना ऊर्जा ट्रांसफर कर रहे हो किसको? बाईसाइकिल को। अब साइकिल जो है उसमें यांत्रिक ऊर्जा डेवलप हो रहा है। अब वो यांत्रिक ऊर्जा क्या कर रहा है? गतिज ऊर्जा में हो रहा है। अब उसके साथ साथ उसका पोजीशन भी बदल रहा है ना, तो स्थितिज ऊर्जा भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर तो ये यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है? तो आइए यहां पे देख लीजिए, फॉर्मूला है ई मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो होगी, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? ये यू का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और ये क्या है? गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, एक इसके माध्यम से दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से, कि यहां क्या है? एक कांटी है और उसको हथौड़ी से उस पर ठोका जा रहा था। हथौड़ी का है पहले कुछ दूर पे उठा हुआ है, तो वहां से नीचे आने तक के क्रम में, ऊपर में है तो वहां पे क्या है? स्थिर है, तो ऊपर में क्या है? उसके पास कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है? यहां पे आकर के मार रहा है किस पर? नेल पर। तो नेल क्या किया? गतिज ऊर्जा किया, है ना, इस पे गति हुआ। आ रही बात समझ में? इसमें भी गति हुआ, ये भी तो ट्रैवल करके आया, तो गतिज ऊर्जा यहां पे भी हुआ, नेल में भी। तो ये इस नेल के द्वारा क्या हुआ? ये नेल चला गया ना अंदर, तो तीसरा क्या हुआ? कार्य हो गया। ठीक है, यानी एक पोजीशन के कारण, दूसरा मोशन के कारण, तो तीसरा क्या हो गया? रिजल्ट हुआ, वो काम कार्य हुआ। ठीक है, तो ये दोनों का जो जोड़ होता है, योग होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा भी हम लोगों ने बताया किसके कारण? गति के कारण। बस यही याद में रखना, किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, लिख लीजिए आप लोग, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स, यहां पे लिख दे रहे हैं इट्स मोशन। तो गति के कारण जो एनर्जी, ठीक है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, यानी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता हो रही है, यानी गति के कारण जो ऊर्जा उसमें हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा का जन्म जो हो रहा है गति के कारण, उसको बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। क्लियर है? अब जैसे क्या है, क्रिकेट बॉल है, वो गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा। बहता हुआ पानी, गोली, जो भी गति कर रहा है, जो भी चीज तुमको दिख रहा है जो कि अपने आसपास मोशन में है, गति में है, तो वहां पे कौन सा ऊर्जा होगा? काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा को, थोड़ा सा हम लोग यहां पे देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है। अब ए जो है अभी रुका हुआ है, यू इसका क्या है? 0 है, और अब ये चलना शुरू किया, यानी भी इसका फाइनल वेलोसिटी भी है, और यहां पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये वस्तु ए जो है इस पोजीशन बी के पास, यानी एक्स से वाई के पास पहुंचा। शुरू में इसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी जो प्रारंभिक वेग है 0 है, 0 है, क्योंकि स्थिर था, और अंतिम वेग जो है उसका क्या है? भी है।
अब इसका मास है यानी द्रव्यमान जो है ये m है। कितना द्रव्यमान है? m है। तो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना दूरी तय करना होगा? s दूरी तय करना पड़ा। तो आपको क्या पता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2as। ठीक है, तो अब यहां पे v स्क्वायर माइनस यू कितना है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 बराबर क्या हो जाएगा? 2as। क्लियर है? तो यहां से v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2as। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अब ये v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2as। अब यहीं पे देख लीजिए आप कि s बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2a। v स्क्वायर बाई 2a। अब क्या है, हमको क्या पता है? कार्य यानी वर्क डन। एनर्जी भी क्या है? एक तरह का कार्य है, कार्य करने की क्षमता ना है। तो वो कितना कार्य किया भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो फोर्स कितना होता है? एम ए, और ए सभी हम लोग निकाले थे कितना था? v स्क्वायर बाई 2a। तो ए क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। के ई बराबर क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? ये इस कंडीशन में है जब वो प्रारंभिक यानी शुरुआत उसकी कहां से हो रही है? उसका प्रारंभिक वेग u क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तब ये कंडीशन है कि जो गतिज ऊर्जा होगा दैट इज हाफ mv स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? ये नहीं भूलेंगे। अब इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर कोई कहता है कि नहीं जी उसका इनिशियल वेलोसिटी उसका अगर u उसका 0 ना हो तब क्या होगा? तो क्या हो जाता है? याद करिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a हो जाता। होता कि नहीं? यही ना होता है s। और फोर्स क्या हो जाता है इसका? m इंटू ए। तो ए कैंसिल आउट क्या हो जाता है? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाता है? हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। वर्क एनर्जी रिलेशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, के ई बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। लेकिन आप याद रखोगे अब क्या है, आपको क्या जानना है कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर। यानी गतिज ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? द्रव्यमान के। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेग के। ठीक है, यानी लेकिन इसमें सबसे ज्यादा किसको बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ेगा? v को। क्यों? v स्क्वायर बढ़ रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी v के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर कहा देखा जाए मैथमेटिकली तो v स्क्वायर यानी अगर वेलोसिटी दुगुना बढ़ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। अगर वेग को 4 गुना बढ़ा दो तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा? 16 गुना। 4 चुके 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है? यहां से दो बातें आती है निकल करके। पहली बात यह आती है कि अगर जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो यानी दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, दोनों सेम स्पीड से घूम रहा है। एक ए जो है वो हल्का है और बी जो है वो भारी है। तो किसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा? तो बी का। जो भारी होगा उसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा। क्लियर है? अब लेकिन एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। m1 v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट। अब बोला जाएगा कि m1 जो है वो हल्का है और m2 जो है वो भारी है, तो किसका वेग अधिक होगा? ठीक है, m1 हल्का है, m2 भारी है। तो m2 जब भारी है, ध्यान से देखिएगा, m2 भारी है तो m1 हल्का है। तो m2 भारी है तो अगर ये भी बढ़ जाएगा तो ये तो भाग जाएगा आगे ना। तो भारी को कम करने के लिए, इसकी वैल्यू कम करने के लिए v का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तभी ना इसको कम करेगा।
तो V2 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और V1 का मान अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो हल्का वाला पार्टिकल है, हल्का वाला पिंड है, वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा, किसके मुकाबले, जो भारी है उसके मुकाबले। आई बात समझ में? कब, जब दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर है तब। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, उससे पहले देख लीजिए स्थितिज ऊर्जा। क्या देख लेना है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उस वस्तु की स्थिति या उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी, है ना, एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट, ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसके कारण, पोजीशन, यहां पे लिख देते हैं, जगह नहीं है, पोजीशन। और दूसरा क्या है, शेप। शेप में अगर परिवर्तन हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है, उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा। कहने का मतलब है, क्या कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे है, यहां पृथ्वी है ना जी, पृथ्वी से एच ऊंचाई पर है, तो यहां पे अभी इसका पास कौन सा ऊर्जा होगा, इसके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, इसके पास कौन सा ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट यहां है, अब ये दोनों में किसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसके पास अधिक ऊंचाई होगा। क्यों होगा, आइए हम लोग डेरिवेशन में देख लेते हैं। क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, यहां से इतनी दूरी पर खड़ी है, हाइट h है। अब क्या होता है, वर्क डन बराबर फोर्स mg गुने डिस्टेंस कितना है h। ये क्या है, ये कार्य क्या है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं ना, तो यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहां लग रहा है, नीचे, तो इसके अगेंस्ट में कितना कार्य, कितना ऊर्जा मतलब लॉस होगा, है ना, इसके अगेंस्ट में कार्य कर रहा है ना जी, तो ऊर्जा का हानि हो रहा है। तो कितना ऊर्जा हमको इसको देना पड़ रहा है उसको कार्य कराने के लिए, ठीक है, तो कितना हो रहा है mgh, कितना mgh। तो हाइट के कारण, है ना, हाइट के कारण कितना ऊर्जा उसको देना है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh। यानी इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द्रव्यमान के, यानी जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी भी अधिक होगा, और किसके होगा, हाइट के। ये हाइट कहां से है, फ्रॉम द अर्थ, कहां से, सरफेस ऑफ द अर्थ से। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, कहां से है, सरफेस ऑफ द अर्थ से। तो अगर क्वेश्चन ये है कि ये अर्थ का सरफेस है, यहां पे पोजीशन है ना, तो एक ऑब्जेक्ट यहां पे है और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये ए है और ये बी है, किस में, ए में कि बी में, किस में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, जल्दी बताइए। सही बात है, किस में होगा, बी में। क्यों, क्योंकि ये चीज की अधिक होगी। ये कब कंडीशन है, जैसे हमें ये क्वेश्चन पूछे तो आपको यह सोचना चाहिए कि आखिर दोनों का मास कांस्टेंट है कि नहीं है, तो हाँ, दोनों का मास यानी द्रव्यमान कांस्टेंट है, तब किस पर डिपेंड हो जाएगा, एच पर। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है भैया, वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इसके वेग को तिगुना कर दिया जाए तो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश वाले देख लो कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट kinetic energy of an object m moving with velocity 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is double? velocity को क्या कर दिया गया, डबल, और जब क्या हो जाएगा, जब 3 टाइम्स हो जाएगा वेलोसिटी। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसकी, पहले हम लोग मास निकाल लेते हैं कि मास क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ, 25 जूल, और हाफ मास m दिया हुआ है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 स्क्वायर।
ठीक है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 इंटू 2/25, यानी मास बराबर 2 kg। मास कितना है 2 kg। अगर मास निकालना रहता तो कितना आ जाता 2 kg। अब कह रहा है कि अगर वेलोसिटी डबल कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए वेलोसिटी डबल, तो जब v बराबर क्या हो जाएगा डबल, तो पहले कितना है 5 है, तो अब कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 5 जा 10। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हाफ m कितना है 2, और वेलोसिटी कितना हो गया 10, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 कैंसिल, 10 10 जा 100 जूल। कितना हर टाइम्स हो गया 100 जूल। पहले कितना था 25 जूल, तो 25 इंटू कितना 4, तब ना 100 होगा, तो यानी कितना टाइम्स बढ़ गया 4 टाइम्स। वैसे ही अगर हम 3 टाइम्स करेंगे, तो 3 टाइम्स करेंगे तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 9 इंटू 25। जब भी जो होगा भी डैश जो होगा वो 3 भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 m भी डैश का स्क्वायर, यानी भी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना नया काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m, अब भी डैश की जगह पर क्या हो जाएगा 3v, तो कितना हो जाएगा हाफ m भी स्क्वायर इंटू 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, तो इसको आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20 kg द्रव्यमान पर लगाने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तन कर देता है, बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन करें। तो अब कितना है इसका बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन, तो क्या अभी बताया आपको हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाफ m बाहर हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एम, 2 2 जा 4 माइनस 25, यानी कितना हो जाएगा 21 माइनस 21 इंटू हाफ इंटू एम, कितना हो जाएगा 20, यानी 200 माइनस 210 जूल। ये एनर्जी क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, माइनस क्या शो कर रहा है कि एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है ना, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड कर दिया, तो बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन, तो कितना बल उस पर कितना लगा रहा है, कार्य कितना किया 210 जूल निगेटिव में, यानी वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है ना, आई बात समझ में। अगर वेग बढ़ जाता तो इसका मतलब क्या है उसको एनर्जी मिलता, उसका एनर्जी बढ़ जाता है ना, लेकिन यहाँ पे वेग क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके अगेंस्ट में इतना फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, जो फोर्स काम कर रहा है उसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है, कारण बताइए। The potential energy of a freely falling object decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? तो ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे, जिसका नाम होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाँ तो क्या है द्रव्यमान कार 1500 kg द्रव्यमान की कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्टॉप करने के लिए, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। क्लियर है ना, चलिए इसको हम लोग बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये किस में है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करेंगे किस पे मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 1000 बाई 3600, कैंसिल, ये भी कैंसिल, 6 10 जा 6 6 जा 36, यानी 100/6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, तो अब क्या है
u इसकी कितनी है 100/6 मीटर पर सेकेंड, देखे थे ना अभी, निकाले ना हम लोग, 60 किलोमीटर पर आवर है तो ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0, तो के ई क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। भी क्या है 0 है, तो ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ एम कितना है उसका 1500 के जी इंटू वी स्क्वायर, यानी 100/6 इंटू 100/6, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 25, 2 3 जा 6, 250। तो यानी कितना हो जाएगा 250 इंटू 100 इंटू 25, 625/3, ठीक है। इतना जूल निगेटिव में वर्क करेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट में उसको रोकने के लिए। क्लियर है। फिर से आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको कि 1500 केजी जो है कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चल रही है उसको रोकने के लिए कार्य का परिकलन कितना होगा। तो क्या करना है 60 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देना है मीटर पर सेकेंड में और उसका काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर है। तो आप कमेंट सेक्शन में हमको इसका आंसर बताइएगा आप लोगों का कितना आया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो में शेयर करें, और जो भी बच्चे इस बार टर्म 2 का पेपर देंगे आप उनके पास इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।